हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो हिडन सीक्रेट ऑफ इंडियन मिल्क ब्रांड्स। भारत की डेयरी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा यूनिक हो रहा है। इतना यूनिक कि जो बाहर के बड़े बड़े डेयरी ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में खूब पॉपुलर हैं, भारत में जैसे ही कदम रखते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। ये इसलिए इतना यूनिक है कि दुनिया भर के दूसरे तमाम देशों में जाके देखो, डेयरी इंडस्ट्री में अक्सर हमेशा 2 या 3 प्लेयर नजर आते हैं जिनका पूरा मार्केट पे कंट्रोल होता है। लेकिन भारत की डेयरी इंडस्ट्री इससे काफी अलग काम करती है। भारत के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर से मिलकर बनी है। भारत पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया का 24% दूध भारत में ही प्रोड्यूस होता है। कंपैरिजन के लिए अगर आप देखो तो यूएस, चाइना और यूके को अगर मिला भी दो ना, उससे भी ज्यादा अकेले सिर्फ भारत दूध प्रोड्यूस कर देता है। और कंज्यूम करने के मामले में भी देखो तब भी भारत दुनिया में नंबर 1 पे ही आता है। ऐसे में मन में एक बड़ा जेन्युइन सवाल उठता है कि भाई भारत जैसी इतनी बड़ी डेयरी मार्केट में जो दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप डेयरी कंपनीज हैं वो मिसिंग क्यों नजर आती हैं। फ्रांस की जो बहुत बड़ी कंपनी डैनवन थी, वो जब भारत में आई सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर उनके पूरे बिजनेस पे ताला लग गया। तो ऐसा क्या खास है भारत की डेयरी इंडस्ट्री में, बस इसी सवाल पर आज थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो भैया देखने के बाद शेयर जरूर कर देना और जरा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो, हमारे भी जरा 500 के सब्सक्राइबर हो जाएं। You know who's got milk? India. India is the world's biggest producer and consumer of dairy. 3,50,000 किसान। Dannon opened its own processing plant in Haryana, but less than a decade later, Dannon shuttered their dairy business in India. एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव। स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं सुखी मवेशी ही डेयरी विकास की पूंजी है। तो देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ना सबसे पहले ये समझो कि भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कैसे हुई। अगर आप बहुत पीछे चले जाओ और आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंस देखने लग जाओ तो भारत में डेयरी की हिस्ट्री 8000 साल से ज्यादा पुरानी है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, वहां पर भी ये ट्रेंड जारी था। वैदिक पीरियड में भी अगर आप देखें तो दूध और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट थे ये भारत की डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। लेकिन समय के साथ साथ भारत के अंदर जो डेयरी का प्रोडक्शन था वो उतना नहीं हो पा रहा था। अब देखो, भारत में पोटेंशियल हमेशा से था, बस जरूरत थी एक प्रॉपर विजन की जो इस सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर पाए। और 1965 में फाइनली यही हुआ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया, जिसके अंदर 1970 में दुनिया भर का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। इस मिशन के ना टोटल 3 फेजेस थे। पहले फेज में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगह डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। फेज 2 जब आया तो उसमें 147 अर्बन एरियाज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और जब फेज 3 पर हम पहुंचे तो भारत के ऑलमोस्ट 15,000 विलेजेस और 200 से ज्यादा मीडियम साइज वाले अर्बन सेंटर्स में मिल्क को कैसे प्रोक्योर करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मार्केट करना है, इन सब का बड़ा नेटवर्क डेवलप हो चुका था। और इतने मैसिव मिशन का फायदा यह हुआ कि भारत जो एक टाइम पर दूध की कमी से जूझ रहा था वो दुनिया भर में दूध सप्लाई करने लगा। और इस मिशन का इंपैक्ट देख के इसे व्हाइट रेवोल्यूशन बोला गया। अगर आप समय में आगे चल के 1998 पहुंचे तो आप देखेंगे कि भारत यूएसए को पीछे छोड़ के दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था। अब इस टाइम पर 91 वाले लिबरलाइजेशन रिफॉर्म हो चुके थे, तो आइडियली तो फॉरेन कंपनीज की यहां पर लाइन लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज भी अगर आप देखो जो मेजर बड़े बड़े फॉरेन के डेयरी ब्रांड्स हैं वो भारत में आने से पहले भैया 2 बार सोचते हैं। और इसके पीछे कुल 3 रीजन है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहला रीजन है भारत में दूध कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये बात सुन के आप बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन ध्यान से सुनो। मैं कंपैरिजन के लिए सबसे पहले आपको फ्रांस लिए चलता हूं। ये एक बड़ा डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फ्रांस में अगर आप देखोगे टोटल 60,000 के आसपास डेयरी फार्म्स मौजूद हैं और ऑन एन एवरेज एक फार्म पे 60 डेयरी काउज प्रेजेंट रहती हैं। अब थोड़ा अमेरिका देख लो, ये भी बड़ा डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहां पर सिर्फ 36,000 फार्म्स हैं और ऑन एन एवरेज एक फार्म पे 300 से ज्यादा एनिमल आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ भारत। अपने यहां पे डेयरी फार्मर का नंबर पता है कितना है? 8 करोड़। इनके पास ऑन एन एवरेज 1 से 5 एनिमल के बीच में होता है। यहां बड़े बड़े एनिमल फार्म नहीं चलते जहां से आप इजीली दूध कलेक्ट कर लो।
इतने बड़े देश के कोने कोने में छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर बैठे हैं और इनसे दूध कलेक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हमने रिसर्च किया तो पता चला कि दूध जो प्रोड्यूस होता है ना, उसके सेलिंग के अंदर भी बड़े इंटरेस्टिंग नंबर निकल के आते हैं। जितना पूरा दूध भारत में प्रोड्यूस होता है उसमें ऑलमोस्ट जो हाफ मिल्क होता है वो फार्मर्स या उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेती है या फिर आसपास वाले उनसे खरीद लेते हैं। बाकी जो हाफ बचता है उसमें 40% मिल्क कोऑपरेटिव वाले खरीद ले जाते हैं। तो प्राइवेट मार्केट के लिए लगभग 10% मिल्क बचता है। तो इसीलिए जब कोई नई फॉरेन कंपनी भारत में आती है तो उसको खरीदने के लिए दूध की अवेलेबिलिटी इतनी कम है और वो खरीदने के लिए भी उसको भारत के कोने कोने में जाना पड़ेगा, जिसका खर्चा इतना ज्यादा आ जाएगा कि प्रॉफिट बनाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस पॉइंट के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, मिल्क कोऑपरेटिव। यही है अगला रीजन जो भारत की डेयरी इंडस्ट्री को सबसे यूनिक बनाता है और ये फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स इस चीज से घबराते हैं। ये कोऑपरेटिव्स ना बेसिकली एक ऐसा डेयरी बिजनेस है जिन्हें एक पर्टिकुलर एरिया के डेयरी फार्मर्स मिलके चलाते हैं। ये सारे कोऑपरेटिव्स भारत में सेटअप किए गए थे सो दैट हर एक रीजन, हर एक स्टेट में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके। आप जिस भी ब्रांड का दूध पीते हो ना, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपके या किसी और स्टेट का एक मिल्क कोऑपरेटिव है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल, ये गुजरात का कोऑपरेटिव है। मदर डेयरी दिल्ली का कोऑपरेटिव है। यूपी वालों ने पराग का नाम सुना होगा, हरियाणा वालों ने वीटा डेयरी, क्योंकि ये दोनों भी अपने अपने स्टेट के कोऑपरेटिव हैं। अरे आप ये वीडियो पॉज करके चार्ट देखो, आपको हर एक स्टेट का कोऑपरेटिव यहां से पता चल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक इलेक्शन में वो नंदिनी वर्सेस अमूल की कंट्रोवर्सी याद है? उस कंट्रोवर्सी में भी दोनों स्टेट के अपने अपने कोऑपरेटिव को लेकर ही सारा झगड़ा था। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप सारे कोऑपरेटिव्स के अगर आप लोगो चेक करो, आपको कई जगह एक कॉमन ड्रॉप का सिंबल दिख जाएगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थी ताकि सबकी ब्रांड आइडेंटिटी एक जैसी लगे। ये कोऑपरेटिव ना बेसिकली डेयरी फार्मर्स को प्राइवेट मिल्क प्लांट वालों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए शुरू किए गए थे। इस सारे कोऑपरेटिव वाली चीज की शुरुआत अमूल से हुई थी और आज अगर आप देखो तो अमूल और मदर डेयरी सबसे पॉपुलर कोऑपरेटिव आपको दिखेंगे। इस कोऑपरेटिव में भी ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। विलेज लेवल पे दूध कलेक्ट करने का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेसिंग का काम होता है और पूरे स्टेट लेवल पे मार्केटिंग वगैरह देखी जाती है। और इसी स्ट्रक्चर के साथ ग्रास रूट लेवल से प्रोडक्शन से लेके उस दूध को बेचने, उसकी मार्केटिंग करने का पूरा प्रोसेस एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलता है। अब चूंकि कोऑपरेटिव फार्मर्स के सपोर्ट के साथ चलते हैं इसीलिए बड़े टाइटली ऑपरेट होते हैं, तो इनके बीच में से कोई फॉरेन प्लेयर आ जाए ये लगभग नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगला पॉइंट है कल्चरल बैरियर। देखो, बाहर की कोई भी कंपनी जब भारत में आती है तो यहां पे जो कल्चरल सेंटिमेंट फॉलो किए जाते हैं उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। देखो, अमूल और मदर डेयरी जैसी जो कंपनीज हैं वो यहां के लोगों के लिए बड़ा फेमिलियर नाम है। इनके प्रोडक्ट को लोग ट्रस्ट करते हैं और दूध का बिजनेस सबसे ज्यादा ट्रस्ट पे चलता है। आज भी आप देखते होंगे लोग दूध ओपन में खरीदते हैं अपने जान पहचान के लोगों से, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है। दूध और इसके जैसे जो बाकी डेयरी प्रोडक्ट है इसमें मिलावट का सबसे ज्यादा डर रहता है, इसीलिए लोग एक बार जिस ब्रांड का सामान पकड़ लेते हैं उसको चेंज करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात की है कि भारत की जो मार्केट और जो पूरे डेयरी प्रोडक्ट जिस तरह से बिकते हैं वो यूएस या बाहर की कंट्रीज से काफी अलग है। यूएस में योगर्ट, बटर, चीज बहुत बिकता है, भारत वाले लोग घी, दूध और दही खाने वाले हैं। अब डैनवन भारत में आई थी, इन्होंने यहां पे आके क्या बेचना शुरू करा? फ्लेवर्ड योगर्ट, क्योंकि जो लिक्विड मिल्क होता है उसमें मार्जिन सबसे कम होता है, तो डैनवन को लगा कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। उन्होंने यूएस वाला पूरा मॉडल यहां कॉपी पेस्ट कर दिया और पूरी तरह से फेल हो गए। इसीलिए एक बार को लोकल प्राइवेट कंपनी चल भी सकती है, जैसे नमस्ते इंडिया चल गया था, कंट्री डिलाइट वालों का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। लेकिन फॉरेन ब्रांड वाले जो भारत का कल्चर ना समझ पाए उनके लिए यहां पे सक्सीड करना तो भैया नियर टू इम्पॉसिबल है। मुझे पर्सनली बताऊं तो अपने देश की जो पूरी डेयरी इंडस्ट्री जिस तरह से चलती है वो बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि भैया आपको भी बता दूं। अब आपको वीडियो जैसा भी लगे